आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां या फिर राष्ट्रपति के कार्य कि राष्ट्रपति जो है वो क्या क्या कार्य करता है और या फिर क्या क्या कार्य वो नहीं करता है। कि राष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति की छवि एक विषहीन सर्प की तरह होती है, ये किसी ने कहा, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति के पास भी काफी शक्तियां हैं और जिसे वह सही से उपयोग करें तो कमजोर बिल्कुल नजर नहीं आती हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं। अगर राष्ट्रपति की शक्तियों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को की शक्तियों को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां जिसमें कार्यपालिका से जुड़ी हुई शक्तियां इसमें आ जाती हैं और इसमें अपने वो सारी जो है एक पावर को एग्जीक्यूट करता है। और फिर दूसरा है विधायी शक्तियां कि विधायी शक्तियां जो हैं वो कितने प्रकार की हैं और कौन कौन सी हैं। तीसरी जो आपकी आती हैं वो है वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। चौथी जो आपकी आती है वो आपकी है न्यायिक शक्तियां, और पांचवी है कूटनीतिक शक्तियां, और छठी जो है वो है सैन्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां, सैन्य शक्तियां और सातवीं है आपातकालीन शक्तियां। ये 7 प्रकार की शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति को संविधान प्रदान करता है। अगर कार्यपालिका की या कार्यकारी की शक्तियों की हम बात करें तो राष्ट्रपति के पास जो है वो कई कार्यकारी शक्तियां प्राप्त है, जैसे कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की सारी शक्तियां जो कार्य शक्तियां जो हैं या कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, इसलिए शासन संबंधी जो सारे कार्य जो हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ये अनुच्छेद 53 में लिखा गया है। अगर राष्ट्रपति के नजरिए से देखें तो केंद्र में भले ही किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से वो राष्ट्रपति की ही सरकार होती है। चाहे प्रधानमंत्री किसी भी दल का हो, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो बिना किसी दल के पक्षपात के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रपति जो है वो उसका सर्वेसर्वा होता है। और आर्टिकल 77 अगर 53 में ये कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति जो है वो सारी शक्तियां जो हैं संघ की वो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, और उसी तरह 77 में आर्टिकल 77 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वह इस तरह के नियम बनाए जिससे भी जितने भी आदेश राष्ट्रपति के नाम पर दी जाती हैं वे कानून रूप से वैध रहें। आर्टिकल 77 के तहत राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वह इस तरह के नियम बनाए जिससे कि जितने भी आदेश राष्ट्रपति के नाम से दिए जाएं वो कानूनी रूप से वैध हों। इसीलिए राष्ट्रपति के इस काम में महान्यायवादी उनकी सहायता करता है और साथ ही वह ऐसे नियम भी बनाए जिससे केंद्र सरकार सहज रूप में कार्य कर सके और मंत्रियों को कार्य जो है वो सहजता से जो है वितरित हो सके। कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत ही आता है प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के द्वारा। तो ये तो हम जानते हैं कि जनता जो है वो सिर्फ सांसद चुनती है, प्रधानमंत्री या मंत्रियों को नहीं। जो आम चुनाव होते हैं जो हर 5 साल बाद, वो उसमें केवल जनता जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के सदस्यों को चुनती है, ठीक है, प्रधानमंत्री या मंत्रियों को नहीं। बहुमत प्राप्त दल के सांसद अपना नेता चुनते हैं। बहुमत लोकसभा में जिस दल का बहुमत प्राप्त होता है उस दल के सांसद अपना नेता चुनते हैं और उसी नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो प्रधानमंत्री को भी हटा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को कभी भी हटा सकता है, बस तभी हटा सकता है जब राष्ट्रपति को लगे कि प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो चुके हैं। इससे पहले राष्ट्रपति जो है वो हटा नहीं सकता है।
कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत ही आता है महान्यायवादी की नियुक्ति और उनका वेतन निर्धारित करना। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, यानी कि महान्यायवादी भी जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं जो राष्ट्रपति जो है वो निश्चित करता है। इतना ही है, भारत का सीएजी यानी महालेखा नियंत्रक परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य और राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का भी कर्तव्य होता है। अनुच्छेद 78 जो है वो यही कहता है कि साफ साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 78 में कि केंद्र के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधायी संबंधी अगर कोई जानकारी राष्ट्रपति मांगेगा तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो सूचना राष्ट्रपति के समक्ष वो उपलब्ध कराए। इसी अनुच्छेद में एक और बात का जिक्र है, 75 में एक और बात जोड़ी गई है कि अगर किसी मंत्री के द्वारा कोई निर्णय लिया गया हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति कहे तो उस निर्णय को मंत्रिपरिषद के सामने विचार करने के लिए रखना होगा। और कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत ही केंद्र, राज्य और विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए राष्ट्रपति ही एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है और अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 263 के तहत की जाती है, जिसमें राष्ट्रपति को यह लगता है कि एक ऐसी परिषद की स्थापना की जो लोकहित में सहायता प्राप्त करे तो वह ऐसे एक आदेश के जरिए और ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है। और किसी भी केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन या तो स्वयं संभाल सकता है या फिर उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक संभालते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का नियम कानून आमतौर पर राष्ट्रपति ही बनाता है। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति के पास बहुत सारी विशेषाधिकार होते हैं, जैसे कि संसद द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही केंद्र शासित प्रदेश में लागू होते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसमें कोई भी बदलाव कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आयोग नियुक्त कर सकता है और साथ ही वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और उसे अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। तो ये हमारी जो थी वो कार्यपालिका की संबंधित शक्तियां हैं। अगर हम विधायी शक्तियों की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के साथ राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है और उसे भी विधायी शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो संसद की बैठक को बुला सकता है और प्रत्येक नए चुनाव के बाद संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुला सकता है और कुछ समय के लिए संसद को स्थगित कर सकता है तथा लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। जैसा कि हमने अभी बताया है कि प्रधानमंत्री चूंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा भी सकते हैं, तो जब प्रधानमंत्री ही हट जाएगा तो लोकसभा तो विघटित ही हो जाएगी। जब प्रधानमंत्री हट जाएगा तो लोकसभा विघटित हो जाएगी और राष्ट्रपति चुनाव के बाद संसद के राष्ट्रपति ही जो है वो चुनाव के बाद संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है और साथ ही प्रत्येक वर्ष भी संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। राष्ट्रपति ही जब किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है तो अनुच्छेद 108 के जरिए संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब किसी बिल को पास होना बहुत जरूरी हो लेकिन दोनों सदनों से अलग अलग पास करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, तब राष्ट्रपति अगर चाहे तो दोनों सदनों को एक साथ ही बुला सकती है और इसी को संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। और संयुक्त अधिवेशन जो है ये बड़ा ही रेयर केस होता है। 1950 के बाद केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहला जो था वो दहेज निषेध विधेयक 1960 पहली बार जो है वो इसी में बुलाई थी। फिर है बैंकिंग सेवा विधेयक जो है
दूसरी बार ये 1977 में, 1977 में। और आतंकवाद निवारण विधेयक, आतंकवाद निवारण विधेयक, ये 2002 में लाया गया था। तो 3 बार ही बुलाया गया है। राष्ट्रपति ही संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्य किसी के संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा में भी सभापति और उपसभापति या दोनों का पद रिक्त हो तो राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। राष्ट्रपति ही साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा से जुड़े हुए या जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। संसद के कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। कुछ खास बिल को बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से संसद में पेश ही नहीं किया जा सकता, जैसे कि भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक, राज्यों की सीमा परिवर्तन या नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक जो हैं वो राष्ट्रपति की बिना अनुमति के, बिना आज्ञा से संसद में पेश ही नहीं होंगे। अगर आपने धारा 370 हटाए जाने की अगर व्यवस्था को देखा हो संसद में, तो अमित शाह ने पहले राष्ट्रपति से आज्ञा ले ली थी, तभी तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल संसद में पेश हो पाया। जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो 3 चीजें होती हैं कि या तो विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देता है, या फिर विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लेता है, या फिर वह विधेयक संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। लेकिन राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उसी विधेयक को लौटा सकता है जो धन विधेयक नहीं है। अगर धन विधेयक कोई विधेयक है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है और राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी पड़ती है। लेकिन यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति उस पर देनी ही पड़ेगी। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लेता है तब 3 चीजें होती हैं। मतलब कि अगर राज्यपाल ने कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लिया है तब भी 3 बातें हो सकती हैं कि विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देगा, या फिर विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखेगा, या फिर राज्यपाल को निर्देश देता है कि राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है कि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दे तो राष्ट्रपति उस पर मंजूरी देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति केवल केंद्र वाले मामले में ही सहमति देने के लिए बाध्य है। इसे याद रखना जो है बहुत जरूरी है। वही संसद के सत्रावसान की अवधि में या संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश को संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद के द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। अगर इसके अलावा अगर वह चाहे तो किसी अध्यादेश को किसी भी समय जो है समाप्त कर सकता है। जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव में शांति, विकास और सुशासन के लिए राष्ट्रपति कोई भी नियम बना सकता है और उस पर प्रशासन भी कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वह महालेखा नियंत्रक परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या फिर अन्य आयोगों की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। तो ये थी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अब अगर बात करें राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, तो वित्तीय शक्तियों के राष्ट्रपति को भी मिली हुई हैं कि धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक जो है वो केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक केवल उतना इसे कहते हैं कि जिस किसी भी विधेयक में टैक्स या सरकार द्वारा धन उधार लेना और भारत के समेकित कोष से धन प्राप्त करने जैसा प्रावधान होता है तो उसे धन विधेयक कहते हैं। और वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिशों के बिना जो है वो नहीं की जा सकती है। और राष्ट्रपति जो है वो आकस्मिक निधि से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था राष्ट्रपति ही कर सकता है। और केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे को लेकर वह 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का
गठन करता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में दिया गया है। अब आते हैं नंबर 4, न्यायिक शक्तियां कि राष्ट्रपति की जो है वो न्यायिक शक्तियां क्या हैं। भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि के तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है और वह किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित, माफ या परिवर्तन कर सकता है, दंड में क्षमादान, प्राणदंड स्थगित, राहत और माफी कर सकता है। हाँ, कुछ हद तक जो न्यायिक शक्तियां, यह न्यायिक माफ करने की जो न्यायिक शक्तियां हैं वह कार्यपालिका के शक्ति के तहत भी रखा जाता है। अगर कूटनीतिक शक्ति की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते जो हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं और इसके लिए संसद की अनुमति होना अनिवार्य है। अंतरराष्ट्रीय मंच और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और राजदूत उच्चायुक्त को अन्य देशों में भेजता है और उनका वह स्वागत करता है। अगर सैन्य शक्तियों की बात की जाए तो राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रमुखों को नियुक्त करता है। वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा भी करता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार ही राष्ट्रपति करता है। अगर आपातकाल की बात की जाए तो उपरोक्त शक्तियों, इन शक्तियों के अलावा 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियां भी मिली हुई हैं, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। जो ये जो है वो है राष्ट्रपति की क्षमाकालीन शक्तियां।